देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि बद्रीनाथ से विधायक है, लखपत सिंह बुटोला। उनसे आज हम खास बातचीत करने वाले हैं और आज हम उनसे उन तमाम विषयों पर बातचीत करने वाले हैं जिसको लेकर आए दिन कांग्रेस पर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को कमजोर भी कहा जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा गतिमान है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम आरोप लगा रही है, इसको लेकर आखिरकार कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया, इस पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। खास मुलाकात में आपका स्वागत है बुटोला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, उपचुनाव में ये जीत, आखिरकार आप इसे कांग्रेस का कमबैक मान रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का तो साफ तौर पर ये कहना है कि आपकी जीत से कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो कमबैक हो गया है चुनाव में। मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं कि लोकतंत्र में जिस तरह से पिछले 8-10 सालों में जी विपक्षी विधायकों को तोड़ना, जबरदस्ती का उपचुनाव कराना, सरकारें गिराना, ये केवल कांग्रेस की नहीं, ये पूरे देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात है। और आप जानते हैं कि उपचुनाव विशेष परिस्थितियों में होता है, लेकिन बद्रीनाथ का चुनाव जो लोगों पे थोपा गया, कांग्रेस के विधायक थे और उसके बाद उनको रिजाइन करा करके फिर विधायक का चुनाव लड़ाना और ये सोच लेना कि यहाँ की जनता हमारे फैसले को स्वीकार करेगी। मैं तो धन्यवाद बद्रीनाथ की जनता को इसलिए देना चाहता हूँ। ये चुनाव लखपत बुटोला कांग्रेस का नहीं था, ये लोकतंत्र का चुनाव था। और ये लोकतंत्र का वो चुनाव था कि जो जनादेश का अपमान कर रहे, कुठाराघात कर रहे, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उसका जवाब देने का समय था। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जहाँ 18 पुराण लिखे गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर है, 3 नेशनल हेरिटेज जिस विधानसभा में है, उस विधानसभा से राजनीति की एक स्वच्छता गई पूरे देश के लिए। संविधान पे भी अनुकंपा है वहाँ के लोगों की, क्योंकि उन लोगों ने जनादेश का जिन्होंने अपमान किया उसका जवाब दिया है। और भविष्य में कोई इस तरह के अपमान करने से पहले बद्रीनाथ का रिजल्ट देखेगा, 100 बार सोचेगा। ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं देश की जनता का, प्रदेश के लोगों का और विशेषकर बद्रीनाथ की जनता का, प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि नारायण के आशीर्वाद से ऐसी स्थितियां बनी हैं कि लोगों ने जिस राष्ट्र में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व दिया, वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो क्या आपकी जीत सिर्फ और सिर्फ स्थायी समीकरण साधते हुए परिणाम निकला है? आप एक चीज बता दीजिए कि अस्थायी समीकरण से मैं इसलिए बहुत चीजें नहीं समझ पाया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जीत सरकार के विरुद्ध उपचुनाव कौन जीता आज तक? आप बता दीजिए। ये पहली बार हुआ है कि पूरी सरकार, भाजपा की प्रचंड सरकार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार और हमारे कांग्रेस के एक मजबूत व्यक्ति को ले जाने के बावजूद, लोकतंत्र की ताकत है, कांग्रेस के हर जनमानस की ताकत के साथ लोकतंत्र के हर व्यक्ति की ताकत थी कि लोगों ने लखपत बुटोला को अपना समझा और हर आदमी लखपत बुटोला बन के लड़ा और इसलिए बनफट जीत कांग्रेस की बद्रीनाथ में हुई है। और ये लोकतंत्र की जीत है, कांग्रेस की जीत के साथ साथ लोकतंत्र की जीत है। लेकिन आप लोग लोकसभा चुनाव लगातार हारते आ रहे हैं और उपचुनाव में आपकी जीत हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब आपकी हार होती है, इलेक्शन में कम वोट्स आते हैं, तो एक विरोधाभास देखने को मिलता है कांग्रेस की ओर से, लेकिन उपचुनाव में जब जीत हुई तो कोई विरोधाभास नहीं था, ऐसा क्यों? एक आप इस बात को समझिए कि जब आप विधानसभा लोकसभा की बातें करते हैं, मैं देखिए जब विधानसभा के चुनाव शुरू हुए, उपचुनाव हो, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं कि 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार भी, 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही इस देश में और बड़े बहुमत के साथ 2009 में भी हम 500 सांसद जीते थे। और ऐसा नहीं, कांग्रेस यहाँ पे लगातार जीती है। दुर्भाग्य है कि हम 2-3 लोकसभा के चुनाव हारे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि लगातार कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। 2014 के लोकसभा के बाद कांग्रेस ने जो भी लोकसभा चुनाव लड़े हैं वो अपने वोट बैंक को वापस ला रहा है। और जो लोगों को एक नैरेटिव, एक गलत सपने दिखा के लोगों का एक परिवर्तन लोग चाहते थे, आज लोग कांग्रेस पे भरोसा करें। मैं आपको कह सकता हूँ और दावा है मेरा कि कांग्रेस का जो वोटर है और जो आम जनमानस है वो कांग्रेस की ओर आ रहा है। लोग कांग्रेस पे भरोसा जताएंगे और भविष्य में जब भी 29 में लोकसभा का चुनाव होगा, यहाँ से 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल देखा लोकसभा में क्या कुछ हंगामा हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। विपक्ष के खिलाफ इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता भी होती हुई नजर आ रही है जिस हिसाब से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए विचारधारा पर, कांग्रेस की विचारधारा पर खासकर सवाल उठ रहे हैं।
मैं ये आपसे कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनता हमारे विपक्ष में नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाजपा के जो नेता हैं उनके परिवार और पत्नियां भी भाजपा से परेशान हैं। बिल्कुल। जो ये कह रहे हैं, आज ही गैस सिलेंडर की स्थिति आप देखिए क्या बड़ी है। लोग, मैं आपसे, क्योंकि ये नारी बंधन का मामला है, आप एक चीज बताइए कि जो विधेयक 2023 में पास हो करके कानून बन चुका हो, वो दोबारा कैसे पास हो सकता है? क्योंकि इस देश के 90% लोगों को, मेरी मानना व्यक्तिगत में सवाल नहीं उठा, आम जनमानस, उनको ये पता नहीं होता है कि विधेयक, अधिनियम क्या होते हैं। फर्क नहीं पता होता लोगों को, और विधायिका का काम क्या होता है, उसके बाद क्या लागू होने, इन चीज़ों पे लोग, ये जो चीज़ें कही जा रही, हमने कहा है 2023, मुझे लगता है 20-21 सितंबर 2023 को ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है और संपूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस ने उस समय भी कहा था कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो 543 लोकसभा की चुनाव सीटें हैं, उन पे 33% आरक्षण देने का काम करें, और राज्यों में जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो उसका 33% करके आप महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। हम ये कह, लेकिन सरकार क्या कह रही? सरकार कह रही कि पहले इनका 50% बढ़ाया जाए, उसके बाद हम आरक्षण देंगे। लेकिन क्योंकि परसिमन का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला, इस पे आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे। मैं इसलिए इस चीज को कर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं सीमांत जनपद का विधायक हूँ। मेरी विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। दिल्ली का टोटल क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, और दिल्ली में 70 विधायक है। हरिद्वार उधम सिंह नगर के अंतर्गत जितनी पूरे भौगोलिक क्षेत्रफलों में 20 विधायक है जी, उतना अकेला मेरा विधानसभा है। और एक विधायक 20 विधायकों के बराबर कैसे हो सकता है? 350 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। तो मैं तो विधायक बनने के बाद लगातार विधानसभा के अंदर माननीय स्पीकर को भी मैं चिट्ठी दी है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात की। मैंने कहा विधानसभा से प्रस्ताव पास कीजिए कि सेंटर परसिमन का मामला, सेंटर गवर्नमेंट जनसंख्या के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसको लेके हम लगातार बातें की जा रही, और सरकार कह रही कि परसिमन जो महिला आरक्षण बिल की बात हो, उसको, उसमें मुख्य रूप से जो क्लॉज है, जो आप बारीकी से पढ़ोगे, सरकार उसमें कहीं ना कहीं गेम खेलने का काम करी। जो परसिमन की बात 2011 के आंकड़ों पे माना जा रहा है, सरकार ने स्वयं माना था 2023 में कि जब जनगणना 2026-27 में होगी, उसके बाद परसिमन होगा, आरक्षण का निर्धारण होगा, और उसमें प्रत्येक वर्ग को जितने वर्ग की जितनी हिस्सेदारी, उतनी सहभागिता उसको मिलेगी। ये कहा गया स्पष्ट रूप से। लेकिन सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि रातों रात सरकार को 4 दिन पहले सरकार विशेष सत्र बुलाती है, निंदा प्रस्ताव आपके खिलाफ आ जाता है। उसके बाद आप ये बताए कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल है? जब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना, जो कानून बन चुका, उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक सरकार जो स्वयं सत्ता में बैठी हुई, वो विपक्ष से विरोध आंदोलन कर रही। अभी जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मामला निकलकर सामने आता है, तो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को भी खंगाला जाता है। सभी पत्रकार इस पर काम कर रहे थे, तो ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस हमेशा से एक अंक पीछे चली आ रही है। जब विधायक प्रत्याशियों को जब जमीन पर उतारने की बात आती है, या फिर महिला सीटों को देने की बात आती है, तो आखिरकार यहाँ पर फर्क क्यों नजर आता है? एक तरफ महिला सम्मान की बात की जाती है, लेकिन जब चुनाव में उन्हें उतारना होता है, तब वहां पर कहीं ना कहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, वहां पीछे हो जाते हैं। आपके सवाल में सवाल बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं, रेखा आर्य किस पार्टी से थी? इनके पास तो मैं तो कांग्रेस की महिलाएं चुरा रही। रेखा आर्य किस पार्टी से? सरिता आर्य किस पार्टी से थी? नारायण दास की पवित्रा देवी के हस्बैंड किसमें थी? वहां यदि 2 विधायक हैं भी। और रेणु बिष्ट किस पार्टी से थी? भाजपा में जो 5-6 विधायक है, उसमें से तो 80% तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, कांग्रेस के लोग गए हैं। यदि उनके 2 विधायक जो मूल रूप से आशा नौटियाल और कपूर, जो सावित्री कपूर जी है, माननीय सविता कपूर जी है, माननीय विधायक जी, वो 2 मूल रूप से, लेकिन दोनों के दोनों उपचुनाव में तक आश्रित पे है। एक प्रकार से मूल चुनाव में नहीं आए वो लोग। ये महत्वपूर्ण है। और केदारनाथ में जो इनसे पहले विधायक थे, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि की थी। यानी कि उनके टोटल विधायकों में केवल 2 विधायक माने जाएं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर महोदय। लेकिन अभी फिलहाल के कांग्रेस के पास कोई है नहीं क्या? मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिएगा।
पहली बात यह है कि जितने लोग वहाँ हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। भाजपा ने कभी महिला का सम्मान नहीं किया। वो चोरी कर सकती है जिस तरह से लोकतंत्र में चोरी की जाए महिलाओं, लेकिन आपको पुनः कहता परसेंटेज इसलिए ज्यादा होता है, हमारे मुकाबले उनकी जीतें ज्यादा है, तो जीत ज्यादा हुई तो इसका मतलब हमारी महिला प्रत्याशी ज्यादा हार गई। तो ये भी एक कारण है, जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत होगा, ज्यादा जीत के आएंगे, तो ऑब्वियसली होता है उनके प्रत्याशी भी ज्यादा। ऐसा नहीं, मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे ले जाने का काम किया। देश में कांग्रेस पार्टी लोग इस राष्ट्र के आजादी से पहले 3 महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी थी। भाजपा एक बता दीजिए, 3 महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी थी। पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाई, पहली राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाई, पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाई, पहली महिला राज्यपाल कांग्रेस ने बनाई है। तमाम जितने भी राजनीतिक बड़े पद हैं, सारे के सारे पे महिलाओं को सम्मान किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने हमेशा किया। महिलाओं को एक वोट का अधिकार, एक समान शादी के अधिकारों से लेकर तमाम परिवार के संपत्ति में तमाम एक जैसा अधिकार देने का काम किसने किया इस देश में? ये कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि इस बात को आपको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस को पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस का मतलब होता है, कांग्रेस का मतलब है हिंदुस्तान। जो इस मिट्टी से प्रेम करता होगा, जो इस राष्ट्र से प्रेम करता हो, वो कांग्रेस से प्रेम करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को 565 रियासतों को जोड़ के देश बनाया। यहाँ हर मातृशक्ति से लेकर समान अधिकार देने के से लेकर देश की उन्नति से लेकर 1947 में आप सोचिए, जब पंडित नेहरू जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश में 13% शिक्षित थे लोग, और देश का बजट 1947 का पहला बजट 187 करोड़ रुपए का था। पंडित नेहरू जी ने 196 करोड़ रुपया उस समय दान दिया, डोनेट किया अपनी संपत्ति का, संपूर्ण संपत्ति का। इतिहास में इतना बड़ा दान किसी ने नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने IIT, AIIMS, इसरो, DRDO जैसे वैज्ञानिक संस्थान खोले, सरकारी PSU खोलने का काम किया, राष्ट्र को आगे ले जाने का काम किया। ये चीज समझने की जरूरत है। मैं ये कहीं भी, मुझे आज मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने हमेशा हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, करती रहेगी। हमारे लिए ये कोई वोट की राजनीति नहीं है, ये चुनाव स्टैंड नहीं है, हमारी मातृशक्ति का अधिकार है, उसको हम देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो हुई नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000, जो इस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है, और उस पर आखिरकार कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, वो बुटोला जी के व्यक्तित्व में हमने सुना कि आखिरकार उनके द्वारा क्या कुछ कहा, कांग्रेस की आखिरकार इस पर क्या कुछ रही। अब चारधाम यात्रा के पॉइंट पर भी आएंगे कि आखिरकार चारधाम यात्रा किस तरीके से चल रही है। बद्रीनाथ से वो विधायक हैं, तो आखिरकार उनको वहां पर क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालु आ रहे हैं, पर हम लोग चर्चाएं लगातार जारी रखेंगे। बुटोला जी, आपके पास आना चाहूँ। बिरसमन के विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। इस विषय पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस को घेरा जा रहा है, और इस विषय पर आपने खुलकर अपनी बात भी रखी। लेकिन आखिरकार इस विषय को लेकर क्या कांग्रेस वाकई में गंभीर है? ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है आप लोगों के लिए? क्या सोच रहे हैं आप? मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि 9 जिलों को की अवधारणा पे राज्य बना, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, और यहाँ के जो 9 जिले मुख्य रूप से है, उन्होंने राजनीतिक सामाजिक अवहेलना के कारण ये लड़ाई लड़ी, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रतिनिधित्व हमारा होगा, नेतृत्व हमारा होगा, तो हमारे हिसाब से नीति नीति बनेगी। लेकिन राज्य में जो लगातार 2007 के परिसीमन में आपने देखा हो कि पहाड़ में लगभग 58% सीटें थी जी, वो 48% पे आ गई हैं। जो हमारी 40 सीटें पहाड़ में होती थी वो 36 पे आ गई। जो यहाँ पे 30 थी वो वहाँ 36 चली गई। अब हम 34 पे आ गई। आज स्थिति क्या है कि जब नेतृत्व कम होगा तो निश्चित रूप से बहुमत कम होगा, और पहाड़ की बात नहीं हो पाएगी। क्षेत्रीय परिस्थितियाँ उतनी बड़ी हैं, तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने लगातार, मैं जब से विधायक बना मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि परिसीमन में क्षेत्रीय आधार को भी, भौगोलिक परिस्थितियों को भी जनसंख्या के साथ मानक बनाया जाना चाहिए। जैसे 7 नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेटों में है, वो मानक यहाँ भी लागू, क्योंकि हम लोग विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ बहुत संवेदनशील इलाके से, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए लोग हैं, तो हम लोगों की बातें सुनी जानी चाहिए। भाजपा के 28 में से भाजपा के पास 25 विधायक है, केवल 2 लोकसभाओं से, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से, और उसके बावजूद
किसी के मुंह से एक शब्द नहीं आता। मैं लगातार लड़ रहा हूँ। मैंने माननीय स्पीकर महोदय से मैंने चिट्ठी लिखी कि प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाए, इस पर चर्चा किया जाए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उस सत्र में चर्चा हो और यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव जाना चाहिए कि यहाँ का जो परिसीमन हो भौगोलिक जनसंख्या के साथ साथ भौगोलिक मानक भी उसमें होनी चाहिए। ये लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा जाए, लेकिन भाजपा इस पे कभी एक शब्द नहीं कहती है, न भाजपा का कोई नेता कहता है। और मैं आज ये आरोप आपके माध्यम से लगा रहा हूँ और पूरा कब आपके चैनल के माध्यम से कुछ कि भाजपा पहाड़ विरोधी है, वो परिसीमन विरोधी है, वो परिसीमन पहाड़ का नहीं चाहती है कि इस तरह से बने। और क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहती कि क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हमारी सीटें कम ना हो जाए, उस पर वो बात नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो रहा परिसीमन का विषय जिस पर आप खुलकर बातचीत करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र से जो तमाम समस्याएं रही हैं उसको लेकर भी आप प्रखरता से सत्र में भी बातचीत करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। बेहद जायज़ सी बात है कि विधायक हैं तो आप इस विषय को उजागर करेंगे। लेकिन अगर मैं चार धाम यात्रा की भी बात कर लूँ, क्योंकि उसमें से एक मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम भी है, तो आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं, सरकार तो कह रही है बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं करी है हमने, लेकिन कांग्रेस का एक तरफ ये भी कहना रहा कि वहाँ के स्थानीय विधायकों की कोई भी राय नहीं ली गई और सारी व्यवस्थाएं खुद सरकार ही एक तरफा करने की कोशिश कर रही है, जिससे क्रेडिट उनको मिले। मैं आपसे पहली बात कह रहा हूँ कि जितने भी चार धाम को लेकर, चार धाम यात्रा को लेकर जितनी भी मीटिंगें होती हैं, यात्रा शुरू होने से 2-3 महीने से जितनी पहले से, उसमें स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा कि उनको बुलाया जाना चाहिए। यहाँ इसी रूम में बैठ के थोड़ी पता चलेगा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में क्या समस्या है, क्योंकि जो समस्या है वो जनप्रतिनिधि को लोग बताते हैं, उसका निदान किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। उसके मैं बहुत सारे रीजन आपको बताना चाह रही है। सरकार चार धाम के प्रति कितने संवेदनहीन है। हमें इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत चीजें यात्रा है, मैं पैनिक नहीं देना चाहता हूँ किसी को, लेकिन मैं क्योंकि मेरी जवाब दी है, मैं 2-3 चीजें आपसे कह रहा हूँ। सरकार ने जब मैं 5 तारीख को इस महीने 5 तारीख को जब बद्रीनाथ में गया, तो मैंने वहाँ पे जो सरकार की जो तैयारियाँ हैं, मुख्य रूप से जहाँ पे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, आपने देखा होगा क्या परिस्थिति, आपने मेरे वीडियो के माध्यम से देखा होगा। और उसके बाद शासन प्रशासन तेजी से लगा और उसके बाद कुछ हद तक काम हुआ है। लेकिन उससे बड़ी बात है, आप देखो कि मेरी एक और चीज़ है, मैं आपको मेरी विधानसभा, मुझे लगता है कि पूरे देश में पहली विधानसभा ऐसी है कि जिसके अंदर इतने सारे सनातन संस्कृति के लोगों के आस्था के केंद्र हैं। और हमारे जो चार मठों में से सबसे पहला मठ ज्योतिर्मठ मेरी विधानसभा में जी। और मुझे कहते हुए पीड़ा होता है, खेद होता है कि ये इस सरकारों के होते हुए शंकराचार्य जी पे आरोप लगी, उनके साथ कुंभ में अभद्रता की गई। उस कुंभ में अभद्रता की गई जिस कुंभ का पानी जो माँ गंगा बद्रीनाथ से जाती है, हम माँ गंगा के मायके के लोग हैं, वहाँ के शंकराचार्य जी के साथ जिन्होंने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उन पे बहुत घृणित आरोप लगाए जाते हैं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों को ये मानना पड़ेगा कि भगवान शंकर के प्रतिनिधित्व के रूप में शंकराचार्य ही सर्वोत्तम हमारे धर्मगुरु हैं। उनके साथ अन्याय किया गया। हमारे 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदार का जो रूप छड़ होती है वो गुम हो गई। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे वहाँ पर ये सचल कुंभ है हमारा, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। हमारा मुनि महाराज की डोली के साथ विवाद खड़ा किया जा रहा है, परिस्थितियों को भिन्न किया जा रहा है। और उससे बहुत बड़ा दुखद और निंदनीय घटना ये है कि जब चार धाम यात्रा शुरू हो गई तो एक पार्टी के भाजपा के झंडे के साथ एक 3 साल का बच्चा जाता है और वो बच्चा पूरे केदारनाथ में जाकर के स्थानीय लोगों के साथ पिटाई करने का काम करते हैं, वीडियो वायरल किए जाते हैं। मैं प्रशासन और सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि हम संस्कृति कोई किसी विचारधारा को माने, लेकिन सनातन संस्कृति के मानने वाली जगहों पे किसी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए, किसी तरह की इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये जो किया जा रहा है ये गलत छवि जा रही है। और लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं सब लोगों को देश विदेश के आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आए, हमारे उत्तराखंड की हर जनमानस का
हमारी भी जवाबदेही है कि हर श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसकी दिक्कतें हमारी दिक्कतें उसको दूर करने का काम हम करेंगे, बिल्कुल। यात्रा उनकी सुखद हो, मंगलमय हो, ये तय करना हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। हम लगातार लगे हुए हैं, उसका ठीक है। प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि नजदीक हैं, तमाम तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ कुंभ की तैयारियां हैं, चारधाम यात्रा गतिमान है। अब उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं आपके 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे। आखिरकार क्या लगता है कि आप लोगों की कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का काफी हद तक एजेंडा सेट है, कांग्रेस का क्या एजेंडा है? मैं आपसे कह सकता हूं कि जो इस उत्तराखंड से प्रेम करता होगा, जो इस मिट्टी से प्रेम करता होगा, जो इस राष्ट्र को और इस प्रदेश की विकास चाहता होगा, वो 2027 में भाजपा को हरा करके कांग्रेस को बड़े बहुमत के साथ जिताएगा। इस देश की जो इस प्रदेश की जो देवत्व स्वरूप है उसको बचाने का काम करेगा, क्योंकि तैयारियां तो लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कह रहा हूं कि 2014 के बाद इस सवाल पे ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए सवाल है कि 2014 से पहले राजनीति में पैसे का इतना बहाव नहीं होता था। नेताओं को लोग चुनते थे, नेताओं के लोग जो समाज सेवा में होते थे वो गरीब भी है वो आस। लेकिन 2014 के बाद लगातार भाजपा ने जिस तरह से राजनीति में पैसे का, काले धन का दुरुपयोग शुरू कर दिया है, वो बहुत दुखद है। और इस यहाँ के नौजवान पीढ़ियां, मातृशक्ति सब चाहते हैं कि उत्तराखंड में परिवर्तन हो, कांग्रेस की सरकार आए। क्या कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा है अभी? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस की बात आपने जब कही है, कांग्रेस में बहुत योग्य लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं। लेकिन उन योग्य लोगों में ही एक अलग से अंतर कलह देखने को मिल रही है, होड़ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, मैं एक चैनल पे भी कह रहा था, जब लोगों ने कहा कि माननीय हरीश रावत जी का एक बयान को लेकर किसी ने मुझे पूछा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हरीश रावत जी की रग रग में कांग्रेस बहती, वो खून का कतरा दे के भी कांग्रेस की सरकार लाने की बात करेंगे। और चीज़ तो सोच दीजिए, सब कांग्रेस में ऐसा, कांग्रेस में ये जरूर है कि मैंने आपसे कहा बहुत योग्य लोग हैं। और जहाँ तक नेतृत्व की बात है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना होता है, वो कहीं भी है। लेकिन भाजपा की तरह ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दें। हमारे यहाँ ये नहीं कि 7 बार के विधायक को छोड़ करके दूसरी बार के विधायक को सीएम बना दें। हमारे यहाँ सिस्टम जरूर है, हमारे यहाँ जरूर कहा जाता है कि जो योग्य के साथ साथ जनता के द्वारा बार बार चुना जा रहा हो, उन पे भरोसा रखा जा रहा हो, या इस तरह की जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीजों को जिसकी समझ हो, उसको नेतृत्व दिया जाए। यानी कि हम ये समझ सकते हैं जिसकी कांग्रेस की ओर से राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी लंबी, एक्सपीरियंस्ड होगी, उसको आगे रखा जा सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो कोई 2 नाम आप मुझे गिना दीजिए जो कि आप समझते हैं मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस का बन सकते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मैंने आज आपसे कह दिया है, कांग्रेस का हाथ सिंबल कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा, जो सिंबल है उस पर लोगों ने वोट डालना। ठीक है, मेरा ये मानना है। बाकी से विधानमंडल तय करेगा, बाकी से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आज जो कांग्रेस का जो सिंबल है, जो हाथ का चुनाव चिन्ह है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि युवा नेता होने के तौर पर राजनीति में आप किस बदलाव को चाहते हैं जिससे कि उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकती है? राजनीतिक बदलाव की बात करें तो मैं चाहता हूं कि राजनीति में सौहार्द बना रहे। पक्ष विपक्ष के पास जो संवाद होता है उस संवाद बना होना चाहिए, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। और ये स्वच्छ समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं। मानव जैसे जैसे विकास की ओर जाता है वो नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, व्यक्तिगत लाभों के लिए किया जाए, एक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात बदलाव की बात है, उत्तराखंड हमेशा समृद्ध रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो यहाँ पे आज बेरोजगारी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गई, मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, इन तमाम चीज़ों में मैं चाहता हूँ जो मेरे राज्य को जिस नज़र से देश दुनिया देखती थी, वो दुनिया वो हमारा गौरव स्थापित हो, वो काम होनी चाहिए। और इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस को अगर बहुमत, अच्छा बहुमत मिलेगा, 40+ सीटें मिलेंगे, हम 5 साल में इस प्रदेश को देश का सर्वोत्तम राज्य बना के दिखाएंगे। ये इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि 2027 में कांग्रेस की वो तैयारियां रहे जिससे कि उनको वो बहुमत मिले और एक बार फिर से उनकी वापसी सत्ता में हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। तो HNN की खास बातचीत में आप सुन रहे थे लखपत सिंह बुटोला को, जिनसे हमने काफी सारे मुद्दों पर बातचीत की है। आपको सुनकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।